अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें कर रहा है और सबसे बड़ी जंग रुकवाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है हफ्ते के रोज़, और इसराइल की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि ये मुज़ाकरात मुमकिन ना हो सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 8 अप्रैल के ट्वीट में वाज़ेह कह दिया गया था कि सीज़ फायर तमाम खित्ते के लिए होगा, इंक्लूडिंग लिबनान। जिसके बाद हमने देखा कि सीज़ फायर के मुआहदे को अभी कुछ ही देर हुई थी, कुछ ही घंटे हुए थे कि इसराइल की जानिब से लिबनान पे एक ही घंटे में 100 मिसाइल दागे गए हैं। जिसके बाद हमने देखा कि 1100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, 800 से ज़ायद शहादतें जो हैं उसकी इतलात मौसूल हुई हैं। अमन की जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसे सबोताश करने के लिए इसराइल जारी और सारी है। और कल इस्लामाबाद में अमेरिकन डेलीगेशन भी आएगा। अब से कुछ देर पहले हमने देखा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में। और इस वक्त इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। पहले यूं लग रहा था कि ये जंग सिर्फ इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं है, बल्कि पूरे खलीज ममालिक में ये जंग फैल चुकी है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिस पे कोई मिसाइल नहीं दागा गया, कोई हमला नहीं किया गया, और अब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके फेस पर ये जंग खत्म हो रही है और मुज़ाकरात का अमल कल से शुरू हो जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन पीरजादा, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हसन आपके वक्त का। थैंक यू सो मच खतीजा फॉर इनवाइटिंग मी। हसन, ये बताइएगा, इस्लामाबाद में कल एक बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। अमेरिकन डेलीगेशन आएंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि ईरानी वजीर ख़ारजा और पार्लियामेंट के स्पीकर भी इस्लामाबाद आएंगे। आप इन मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं? आई थिंक सो, मैं जो इन मुज़ाकरात को देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है वो इसके अंदर से द गुड विल आउटकम फ्रॉम देयर, बिकॉज जो बड़े की प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। जेडी वेंस जो हैं वो ऑब्वियसली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए काफ़ी बड़े मैंडेट के साथ आ रहे हैं इस मुज़ाकरात के लिए। एंड देन जो दूसरी तरफ से ईरानी जो वफ्द आ रहा है उसके अंदर जो है वो बाकर कलीबाफ भी शामिल हैं, जो कि उनके ओल्ड गार्ड हैं, जो एक तरह से आईआरजीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 दफा 4 दफा वो जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी खड़े हुए हैं। सो वो ये बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। और साथ उनके अब्बास अरागची जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान वो हैं। अब्बास अरागची वही सेम जो है वो नेगोशिएटर हैं जो 2013 के अंदर जब एक जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो जिसको ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, उसके चीफ नेगोशिएटर भी थे। जवाद ज़रीफ जो थे वो उसका फेस थे, जो स्ट्रेटजिस्ट थे वो अब्बास अरागची थे। तो उनका मौजूद होना इस जो है वो मुज़ाकरात के अंदर एक बड़ी खुशाइंद बात है, बिकॉज़ वो इन मामलात की नज़ाकत को भी समझते हैं। वो जी। ऑलरेडी पहले यूएस से डील कर चुके हैं। सो आई थिंक सो अच्छा, इसकी ये जो अब एक जो है मुज़ाकरात वो हो रहे हैं जिसमें गुड। जेडी वेंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं कुशनर, ये भी बताया जा रहा है कि ये पहले भी मुज़ाकरात कर चुके हैं ईरान से, जिसके बाद हमने देखा था कि ईरान पे हमले भी किए गए। ये वही मुज़ाकराती टीम है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं वो ऑब्वियसली इस एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिन्होंने पहले ओमान के अंदर जो है वो ईरानियन से जो है वो मुज़ाकरात किए हैं। एज हम सब जानते हैं कि ओमानीज जो है वो काफ़ी अरसे से जो यूएस और जो ईरान है उसके दरमियान मीडिएशन का जो है वो रोल अदा कर रहे हैं। ये रोल जो है वो सुल्तान काबूस ने भी जो है वो 2013-12 में जो है वो स्टार्ट किया था। एंड उस वक्त से जो है वो ओमानीज हमेशा से जो है वो मीडिएशन दरमियान में करते हैं। बट ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्टीव विटकॉफ जो है ऑब्वियसली उनके बिजनेस इंटरेस्ट आर इन इजराइल एज वेल एंड इन यूएस एज वेल। एंड जैरेड कुशनर जो है वो क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, सन इन लॉ ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। सो आई थिंक सो जो जेडी वेंस का आना भी है इसके साथ, वो एक सील द डील करेगा। कोज जो जिन मामलात के ऊपर और जिन चीज़ों के नुक्तों के ऊपर कुछ शकूक शुबहात होंगे या जिसके ऊपर एक कंसेंट चाहिए होगा फ्रॉम द हायर लेवल, वो जेडी वेंस इसके ऊपर प्रोवाइड कर सकेंगे।
अच्छा हसान, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान भी आया है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में हमारे अड्डे मौजूद हैं, फाइटर जेट्स मौजूद हैं, ईरान के आसपास जो हैं वो परवाज़ें भी हो रही हैं, अगर मुआहिदा ना हुआ तो हमला भरपूर तरीके से किया जाएगा। अभी तो मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए और डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बयान सामने आ गया है। उनका नेचर ऐसा, और इस बयान की तवक्को भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो यही कह सकते हैं। आई थिंक सो। मैं इसको एज अ पोस्टरिंग लेता हूँ, बिकॉज आप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मसल पोस्टरिंग करते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप का खासा है। अगर आप उनकी ट्वीट्स भी देखें, जब उन्होंने पहले भी ट्वीट की थी और जिसके अंदर अल्टीमेटम दिया था, और उसके बाद लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से जो है वो दोनों तरफ से एक जो है वो टेम्पररी सीज फायर 14 दिन का हो गया। तो मैं इस ट्वीट को भी उसी तनाज़ुर में देखता हूँ। आपको कल रात के ऊपर देखना पड़ेगा कि जब इसराइल ने लबनान के ऊपर अटैक स्टार्ट किए, तो उस वक्त ईरान ऑलमोस्ट इस सीज फायर को खत्म करने के ऊपर तैयार था और दोबारा से जो है वो इंगेज करने को तैयार था, गल्फ कंट्रीज को भी और इसराइल को भी एक भरपूर तरीके से। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से मीडिएशन अख्तियार की, पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट दिलाया ईरान को और ये मुआहदा जो ये सीज फायर है इसको कायम रखने में कोशिश की। आज आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपने काउंटर पार्ट से इन लबनान जो है वो टेलीफोनिक रब्ता भी किया और उसके बाद से लास्ट 1 घंटे से इसराइल से ये खबरें आना शुरू हुई हैं जिसमें नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को बताया है कि अब हम जो है वो ऑन गोइंग तौर के ऊपर जो है वो लबनान को नेगोशिएशन के ऊपर एंगेज करेंगे और हम डायलॉग अच्छा, करेंगे। इस तो आई नेगोशिएशन थिंक सो में ये ये जो जो है वो डायलॉग होगा, जो मुज़ाकरात होंगे, इसके दरमियान ना तो पाकिस्तान है ना तो अमेरिका, तो ये फिर 1 टू 1 नेगोशिएशन और मुज़ाकरात होंगे। जो लेबनीज और जो इसराइली हैं वो पहले भी जो है वो 1 टू 1 नेगोशिएटिंग कर चुके हैं पास्ट के अंदर भी। आपके पास जो है वो उस एरिया के अंदर इजिप्शियंस मौजूद हैं जो कि मीडिएशन का रोल अदा कर सकते हैं और अगर गारंटी चाहिए होगी तो वो उसके अंदर यूएस ऑलवेज जो है वो मौजूद है। इसके ऊपर अब से थोड़ी देर पहले जो है वो इसराइली सहाफ़ी जो काफ़ी बाखबर हैं उन हल्कों में, अमित सहगल, उन्होंने जो है वो एक रिपोर्ट किया था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने नेतन्याहू को पैगाम पहुंचाया है कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें ऑन द अटैक्स ऑन लेबनान। सो एक आई थिंक सो जो यूएस की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी एक जो है वो शो कराया जा रहा है कि दे आर सीरियस ऑन दिस नेगोशिएशन, बिकॉज उनको भी इस जंग से ऑफ रैम्प चाहिए, बिकॉज इस जंग का इकोनॉमिक जो टर्मोइल है वो बहुत बुरा है। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि कुछ लोग ऐसा भी सोशल मीडिया पे अक्सर तबसरा भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, वीलॉग भी बना रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दे दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कद से ऊंची बात कर ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं ईरान की तहजीब को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें एक फेस सेविंग दे दी है? आई थिंक सो। शहबाज शरीफ साहब ने इस दुनिया को एक सेविंग दी है और इस इंसानियत को एक सेविंग दी है, जो जिस तरीके से जो मीडिएशन का रोल इख्तियार किया है और एक लाइकली वर्ल्ड वॉर 3 सिनेरियो और एक लाइकली जो है वो न्यूक्लियर अटैक, चाहे वो स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल होता या बड़ा होता, उसको रोकने के अंदर अपना किरदार अदा किया है। तो दुनिया इसको जिस तनाज़ुर में भी ले, आई थिंक सो पाकिस्तान के अपने मफादात के अंदर नहीं है कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो फुली तौर पे एंगेज हो और ईरान जो है वहाँ पे एक जंग जारी हो, जब पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो अफगानिस्तान के साथ एक स्क्रिमिशेस में और जंग में इन्वॉल्व है और पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो हमेशा से एक्टिव रहता है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके तीनों बॉर्डर्स ऑलवेज एक्टिव हों। पाकिस्तान एक पीस और पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता, पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि ईरान में कोई रिजीम चेंज आए। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान के मफाद में एक स्टेबल ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। एंड आई थिंक सो दुनिया ने जिस रिजीम चेंज के नैरेटिव के साथ ईरान के ऊपर ये जो स्ट्राइक्स और ये जो वॉर स्टार्ट की थी, उनको भी अंदाजा हो गया कि ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज है तब वो मुश्किल है विद दी डूइंग दिस वॉर। इस जंग के साथ जो है मुश्किल है। अगर ईरानी अवाम ने कभी चाहा तो वो एक और बात है, बट जो है वो ईरान जो है वो ईरान का स्टेबल होना और ईरान की जो रिजीम है उसका स्टेबल होना, वो पाकिस्तान के इस वक्त बहुत मफाद में है और पाकिस्तान के फायदे में है। बिल्कुल ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी इस पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नेतन्याहू ने अपनी काबीना को ये हुक्म दे दिया है कि वो लेबनान के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करे। और पिछले कुछ घंटों में हम देखेंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे होंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली साहब, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं और गालिबन कल और हफ्ते के रोज़ जो है ये मुज़ाकरात तय पाएंगे। आप इन तमाम चीज़ों को कैसा देख रहे हैं? या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप आज जो पाकिस्तान ने जो एक इनिशिएटिव शुरू किया था आज से कोई गालिबन 3 हफ्ते पहले इस वॉर के मिड में, उस वक्त क्योंकि ये वॉर जो है ये इजराइल ने शुरू की थी और अमेरिका ने शुरू की थी, और इससे पहले भी 12 दिन की जंग हो गई थी। उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे, अमेरिका ने बम मारा था। इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे और ओमान थर्ड पार्टी मुज़ाकरात कर रहा था। और ओमान का क्या कहना था, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का, कि ईरान उन तमाम शराइत पर राजी हो गया था जो डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक तरीन थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला कि ईरान ने, इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पे हमला करना है, तो वो ही वेंट टू अमेरिका और CNN, उन्होंने उसको वहाँ जाकर बाकायदा एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि मैं एम पुटिंग दीज थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। ईरान जो है वो पीस प्रपोजल जो है उनके नज़दीक तरीन पहुंच के दुनिया में अमन आने वाला था। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, अदर देन JF जॉन एफ कैनेडी एंड जिमी कार्टर, वो सारे दहशतगर्दी को फरोग देते रहे। जिसमें बुश है, बड़ा बुश है, छोटा बुश है, वो अपना बारक ओबामा है, जो बाइडन है, ये सारे दहशतगर्दी को प्रीच करते रहते हैं, दहशतगर्दी को फिनेंस करते रहे। तो इनके जहन में सिर्फ दहशतगर्दी का खन्नास शामिल होता है। और उसके ऊपर जो ट्रंप आया है वो तो इवोलॉजिकल ज्यू है और ज़ियोनिज़्म को वो पोर्ट्रे करता है। और इसी तरह नेतन्याहू भी ज़ियोनिस्ट का, और ये ज़ियोनिज़्म और न्योकॉन की जो क्रिश्चियन ज़ियोनिस्ट लॉबी है, ये अमन से दुनिया को रहने नहीं देना चाहती। तो उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। ईरान ने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे और हर उस चीज़ का जवाब देंगे जो आप हमारी तरफ भेजेंगे। तो आपने देखा वो जो जंग हुई उसके अंदर ईरान ने जितने मिसाइल इस्तेमाल कीजिए, जो इसराइल की तबाही हुई, जो हिजबुल्लाह ने की, जो हूथियों ने की, उसके बाद पाकिस्तान ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई तो पूरी दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक प्रेशर, बहुत सीरियस इकोनॉमिक प्रेशर आ गया। माशी चीज़ें जो है वो डामाडोल हो गई, माशियात ख़राब हो गई, माशी जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ गए। इसलिए पाकिस्तान ने फिर उस इनिशिएटिव को लिया। और आपको पता है कि उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ जनाब आसिम मुनीर ने भी बात की ट्रंप से, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 3 फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए, 4 फॉरेन मिनिस्टर हो गए। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना भी गए, चाइना को भी लूप में लिया गया, रशिया भी लूप में था। रशिया और चाइना भी 12 कह चुके थे कि ये जंग अगर कंट्रोल से बाहर हो गई तो खित्ते के लिए नहीं, दुनिया के लिए खतरा होगी। तो ये बैकग्राउंड डेवलप हो रहा था। अब इस बैकग्राउंड के अंदर किसी पावर को तो ये चाहिए था, ये इनिशिएटिव लेना था। वो इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया, और पाकिस्तान ने इसलिए लिया कि पाकिस्तान के अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं और ईरान हमारा नेबर है। और उसके साथ इस जंग का इम्पैक्ट जो गल्फ कंट्रीज पे आ रहा था, उसमें सऊदी अरब हमारा बहुत देरीना दोस्त रहा है। हमारे उधर सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, और उसके साथ हमारे मुकद्दस मकामात का जो हमारे अंदर एहतराम है वो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान ने उस इनिशिएटिव को लिया और उसमें अपना इम्प्रूवमेंट हुई। और आपने देखा कि 1-2 जब वजीर खारजा यहाँ पे आए, उसके बाद एक 2 फेस्ड प्लान जो है वो सामने आया कि अपना हुर्मुज़ खुलेगी, मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद दूसरा सेशन होगा। ये बताया जा रहा है कि कुछ देर के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोला गया था ब्रिगेडियर साहब, और अब जो है वो बंद कर दिया गया है। और कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि मखसूस जगह दे दी है गुजरने के लिए। नहीं, उसके बैकग्राउंड को देखना जरूरी है ना, कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो ट्वीट आया था उसके अंदर ये कहा गया था कि जंगबंदी जो है ये इजराइल और अमेरिका के दरमियान, उसमें लेबनान भी शामिल है। अब इजराइल ने तो लेबनान पे हमले नहीं रोके, और वहां पे 182 जो है लोग उनको और जिनको मारा है वो ज्यादातर क्रिश्चियन है। जिस इलाके में हमला किया वहां पे कैथलिक क्रिश्चियन रहते हैं। तो अब कम से कम अमेरिका को सोचना चाहिए कि यार उनके बंदों को, उनकी जो उनके मजहब के लोग हैं उनको वो मार रहे हैं इजराइल, तो इजराइल को कम से कम अमेरिका को भी इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो उसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया।
कोई स्पेसिफिक जगह फिलहाल गुजरने के लिए नहीं दी गई है। और ईरान का ये बयान भी आ गया कि जो कि हमने कहा था कि लेबनान पे भी हमला बंद करो, और हमारी एक डिमांड है कि न सिर्फ हमारे साथ बल्कि हमारे साथ जो और भी जिसमें हौतीज भी है और जिसमें हिजबुल्लाह भी है, उनके खिलाफ भी हमले बंद किए जाए, उनके खिलाफ भी अमल किया जाए। तो अब ये हुआ है, तो इसके अंदर मैंने कहा ना कि जो कुछ चीजें हो रही हैं, और जिस तरह अब कल पाकिस्तान जो है दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, और आप कोई भी अखबार उठा के देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, CNN देखें, फॉक्स न्यूज देखें, अल जजीरा देखें, डिप्लोमेट देखें, फ्रांस 24 देखें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स देखें, वाशिंगटन पोस्ट देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल देखें, आप दुनिया का कोई भी उठा लें, यानी पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को मैक्रोन ने भी फोन किया है, कतर के शेख ने भी फोन किया है, लेबनान की वजीर आजम ने कहा कि हमारी भी इजराइल के साथ सुलह है। तो ये वो इम्पोर्टेंस है जिसके लिए पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त लाइमलाइट में, और दुनिया में आप कह सकते हैं कि सफारती सतह पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, और एक अमन की जो कोशिशें हैं उनके साथ। देखिए, दुनिया में जब भी अमन के मुज़ाकरात हुए हैं उसको दुनिया की तारीख में याद रखा गया है। आप क्या उसको पहले अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात का कह रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का कह रहे हैं, आप अपना वियतनाम की जंग जब रुकी, इसी तरह ये भी जो जंग है, इसमें जो चीजें हो रही हैं उनको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया। यानी आगे जब भी इसका रेफरेंस आएगा और जब भी इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, इसका नतीजा क्या होता है ये बात की बात है, लेकिन इस इनिशिएटिव को जब लिखा जाएगा तो वो इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से लिखा जाएगा, और ये बड़ी रिकॉग्निशन है। राइट। हसन, ये बताइएगा कि इस्राइल और अमेरिका ये चाहता है कि हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह हो जाए, उनके पास असला ना हो, और ईरान का जो ताल्लुक है हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ, वो हम सबको पता है कि जैसे ही इस्राइल ने हमला किया लेबनान पे, तो हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है वो बंद कर दिया गया, और बाबुल मंदक के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो बाबुल मंदक को भी बंद कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? ऑब्वियसली जो हिजबुल्लाह की जो एफिलिएशन है वो ईरान के साथ जो है वो काफ़ी पुरानी है। ईरान जो है वो इस मुआहदे के अंदर भी जिस शामिल हुआ है जितने 10 पॉइंटर्स के साथ, उसमें यही है कि जो एक नॉन एग्रेशन और जो ये सीज फायर है, दिस विल इंक्लूड एवरी प्लेस, नॉट जस्ट ईरान, इसके अंदर जो है वो लेबनान भी शामिल होगा। तो ईरान की इस वजह से है, जहाँ तक बाब स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का है, उसके ऊपर जो है वो उनके डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो एक कुछ देर पहले जो है वो एक इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हम स्टिल जो है वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है वो ओपन रखे हैं। 15 जो शिप्स हैं वो उनको हम गुजरने देंगे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन विद इरानियन आर्म फोर्सेस होंगे। और ईरान जो है वो इस जो 10 पॉइंटर अपना लेके आया है, उसके अंदर भी उन्होंने एक जो अपनी टर्म दी है वो यही दी है कि वो इसके अंदर एक कंट्रोल पैसेज चाहते हैं और अपनी लेवरेज जो है वो इस वाटरवे के ऊपर बरकरार रखना चाहते हैं। तो आई थिंक सो जो है वो ये देखने से ताल्लुक होगा कि चीज़ें जो है वो किस तरफ जाएंगी। क्या अमेरिका जो है वो एक जो है वो गिव एंड टेक इस स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ईरान को देने को तैयार होगा। और आई थिंक सो जो सबसे बड़ी इसके अंदर जो चीज़ है जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होगी वो ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है। क्या ईरान इसके ऊपर तैयार होगा कि ईरान ने जो 2015 के अंदर न्यूक्लियर डील की थी, जिसके अंदर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो जो है वो 3.67 के ऊपर लेके जाने के ऊपर तैयार हुए थे, क्या ईरान दोबारा से उसके ऊपर जाएगा, या इस वॉर की वजह से ईरान अपनी कुछ गेन करेगा और एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर आएगा, जो ईरानियन जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको भी काबिल कबूल हो, और ईरान का जो एक हार्ड लाइन जो विद इन द स्टेट है उसको भी वो चीज़ काबिल कबूल हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन पीरज़ादा आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब पर रुक करेंगे। सर, ये बताइएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो एक मामला बन गया था, और डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी मौजूद है कि हिम्मत करें, अपनी शिप्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ लेकर जाएं, अगर नहीं लेके जा सकते तो फिर अमेरिका से महंगा तेल लें। लेकिन ईरान का ये कहना है कि कंट्रोल ऑफ पैसेज हमें चाहिए होगा, जिस तरीके से हसन पीरज़ादा ने कहा, और मुआहदे की इन निकात में इस चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो पैसेज है वो ताहाल ईरान के हाथ में ही रहे। अब इसमें दो चीजें हैं। एक, आपने डोनाल्ड ट्रंप जो बात करता है वो तो छोड़ दें, बिकॉज वो उसकी बात का कोई रैशनल नहीं होता, वो बड़ और टर करता है, इट हैज नो सॉलिड बैकिंग, और अपनी बात से खुद ही फिर जाता है। इसीलिए अमेरिका में उसको टैको प्रेसिडेंट कहा जाता है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, और वो चिकन आउट इस दफा भी कर गया। आपने देखा कि जब तहजीबें तोड़ने की बात की, और उसके बाद जब अमेरिकन आर्मी ने कहा कि जी आपके ऊपर जंगी जराइम लग सकते हैं,
और हमें हमारे ऊपर जंगी जराइम लगेंगे। और ब्रेडको पर जो उनके सेंटकॉम के जो चीफ हैं उन्होंने अपनी फोर्सेस मूव करने से इनकार कर दिया। उसके अलावा 30 जनरलों ने इस्तीफा भी दे दिया। तो उसको उसके मुंह पे पड़ी अपने उसके मुल्क के अंदर। फिर पॉप लुई 14 जो उनका भी बयान आ गया, जो पोप हैं, बहुत बड़े यूनाइटेड स्टेट्स के पोप हैं, और उन्होंने पोप ने कहा कि जी अगर आपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया तो इट इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ और तमाम जो जितने दुनिया की मोरालिटीज हैं उसके खिलाफ है। तो मतलब ये प्रेशर उसके ऊपर डेवलप हुआ, जिसके लिए वो एक कंधा तलाश कर रहा था जिसके ऊपर वो बंदूक रख के फायर करे। वो कंधा पाकिस्तान ने उसको प्रोवाइड कर दिया जब प्राइम मिनिस्टर ने बात की, और फिर ये जिस तरह ट्वीट शूट आया, जो कुछ भी हुआ। लेकिन जहां तक अब आपने स्टेट ऑफ हाउस की बात की, माजरत चाहूंगी, न्यूयॉर्क टाइम ने ये आर्टिकल लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट लिखा था वो एक अमेरिकन लैंग्वेज थी जो अक्सर अमेरिकन यूज करते हैं अपनी ट्वीट में। असल में बात ये होती है कि खारजा पॉलिसी, खारजा ताल्लुकात और जो इस किस्म की जो नेगोशिएशन हो रहे होते हैं उनके स्पिरिट को समझने की जरूरत है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, और हमारे भी बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया पे अपने वीलॉग करते हैं, वो भी इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं इस वजह समझता हूँ कि समझना चाहिए उनको कि सफारती रिलेशनशिप के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीकाकार होते हैं, और वो मैं जरूर आपको ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि शहबाज शरीफ ने ट्रंप से बात की थी और उन्होंने कहा था कि जी शहबाज शरीफ ने नेचुरली कहा कि जी आप इस जंग बंदी को पोस्टपोन कर दें। अब शहबाज शरीफ को चाइना ने कहा या ये तो हो नहीं सकता, आप भी किसी तरह से, ये तो आपके दिमाग में नहीं, दोनों के दिमाग में नहीं सिंक करना चाहिए कि ट्रंप ने खुद रिंग करके शहबाज शरीफ को कहा यार जरा मेरे नाल गलत करी, ये तो हो नहीं सकता। तो किसी ने कहा, आर्मी चीफ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके बाद नेचुरली आई एम श्योर, क्योंकि सऊदी अरब पे हमला हो गया था और पाकिस्तान एक बड़ी डेलिकेट पोजीशन में आ गया था, तो मेरा ख्याल है कि आर्मी कमांड ने भी कहा होगा कि जी आप बात करें ट्रंप से कि जी ये जो आपने तहजीबें उड़ानी है इसको थोड़ा आगे कर दे। उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने जब बात की, 7 बजे का टाइम था पाकिस्तान में, तो जो टाइम 2 या 3, उसके ऊपर ट्रंप से बात की होगी तो ये हुआ होगा कि जी आप, जो मैं परसीव करता हूं कि आप इस जंग को आगे करें और उसके लिए जो आपकी शराइत है वो बता दें, जो ईरान की शराइत है वो हम आपको बता दें, और उसके बाद ये होस्ट वो मुल्क जो जंग के अंदर इन्वॉल्व है उसने ये पेपर तैयार करना है कि उसकी क्या शराइत हैं और वो अपने जो दुश्मन है उनकी किन शराइत को मानता है। फिर वो जो ड्राफ्ट है वो शहबाज शरीफ के पास आया होगा और शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा ठीक है जी हम इस ड्राफ्ट को लेके आगे चलते हैं, जो आपका ड्राफ्ट है, और ये हम ईरान को भेज देते हैं। अब इसके अंदर ये कहना कि अमेरिकन की जबान थी, तो कुछ खुदा के वास्ते को सफारती आदाब को तो समझिए, ये चीजें यही तरीका। और वो जो ट्रंप ने जो उसको अपना उनको वो भेजा होगा, जो भी वो आपको पता है आजकल जूम का भी दौर है, आजकल नेट का भी दौर है, उससे जो आएगा वो शहबाज शरीफ ने उसको पढ़ के वापस भी किया होगा और वही उन्होंने आगे ट्वीट कर दिया कि ये चीजें, अब इसमें कौन सी बात गलत हुई है, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप उसके मंदरजात पढ़ें, अगर आप सिर्फ दूसरे को ये सीन पकड़ने पे ना जाएं और उसके मंदरजात पढ़ें, तो उस मंदरजात में ये कहते हैं कि ईरान के जो 10 पॉइंट हैं, ट्रंप ये कहता है कि ये वर्केबल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है उससे पहले वो ईरान के किसी पॉइंट साहब मैं आपका रुख करती हूँ। हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला गुल साहब ने, चेयरमैन है तहरीक जवानान पाकिस्तान के, दिफाई तज्जियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके वक्त का। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, कल बड़ी बैठक होने जा रही है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान पे है, आप इन मुज़ाकरात को कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें एक बहुत अच्छी काविश है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पूरी दुनिया की नजरें इस मुज़ाकरात के ऊपर मरकूज हैं। इस्लामाबाद मरकज बना हुआ है पूरी दुनिया की निगाहों का, और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि जेडी वेंस अगर आ रहे हैं जैसा का बताया गया है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मीनिंगफुल एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है कि बाकी बातें तो वहाँ टेबल पे ही बैठ के होंगी, लेकिन जाहिर है अमेरिका अगर अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहा है, और जिस तरीके से अभी इतलात आ रही हैं कि जिस तरह से लबनान के ऊपर पहले बमबारी जारी थी और लबनान की तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात कही थी कि लबनान का मामला इस पर डिस्कस होगा,
तो उसके ऊपर फिर अब अमेरिका ने फौरन कॉल कर ली है लेबनान को और कहा है कि जी लेबनान और इजराइल दोनों वॉशिंगटन में बैठ के आके बात करें। तो इसका तो मतलब है कि कुछ अमेरिकी सदर की जानिब से ये बात आ रही है कि किस तरीके से मामलात को बेहतर अंदाज के अंदर लाया जाएगा और कुछ मामलात इंशाल्लाह ताला संभल जाएंगे। दूसरी जानिब जो है वो इजराइल ने भी ये बात कही है कि लेबनान के अंदर वो जंगबंदी करना चाह रहा है। अभी ये अनकन्फर्म न्यूज़ है, लेकिन बहरहाल अमेरिका की तरफ से तो ये बात आ गई है। अब बात आ जाती है कि कालीबाफ साहब की और अब्बास अरागची साहब की। जी। तो अब्बास अरागची साहब और वो उनकी अभी शिरकत इन्हीं बुनियाद के ऊपर वो मेरे ख्याल में कुछ टल गई थी, लेकिन अब मेरे ख्याल है कि वो मुमकिन तौर पर वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि बहरहाल मेरा ख्याल है ईरान ने ये एक बहुत मजबूती दिखाई है और जिस तरह से उन्होंने स्टांस लिया है लेबनान के लिए और कहा है कि हम अपने लेबनानी भाइयों को अकेला तनहा नहीं छोड़ेंगे, ये एक मेरे ख्याल में अच्छी पेशरफ्त है। और इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि डिप्लोमेटिक सतह पे भी ईरान मेरे ख्याल में हावी हो रहा है और इस खित्ते के अंदर अब हमें ये फैसला करना है कि दुनिया के अमन के लिए या तो दुनिया को अमन चाहिए या जी। इजराइल चाहिए। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते अब। या तो अमन होगा या इजराइल होगा, क्योंकि इजराइल ने तो जिंदगी हराम कर दी है और पूरी अच्छा, अब्दुल्ला गुल इंसानियत साहब, के जहाँ हम लिए इसराइल की बर्बादी बात का कर रहे बायस हैं बन तो गया। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका ने हर वक्त इसराइल को सपोर्ट किया है। इवन जब ईरान रिटेलिएट कर रहा था खलीजी ममालिक में, तो जो इंटरसेप्शन बैटरीज थी वो भी इसराइल पहुंचा दी गई थी और इसराइल की जानिब से इजहारियत की गई, लेबनान पर अटैक किया गया। ऑल्दो ये खबर आ रही, जैसे कि आपने खुद भी कहा, कि मुज़ाकरात जो है वो लेबनान और इसराइल के दरमियान हो सकते हैं। इसी मुज़ाकरात के दौरान, सीज़ फायर के दौरान, 2 हफ्ते के दौरान, क्या आप ये समझते हैं कि दोबारा इसराइल की जानिब से जारियत की जा सकती है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। माजी की अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इजराइल ने हमेशा जारियतें तो की है, ज्यादती तो की है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने हमेशा ये अभी जो मुज़ाकरात थे, आपको पता है कि ओमान के अंदर ये बात तो तय हो गई थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर जो ये अफसूदगी के लिए, न्यूक्लियर अफसूदगी के लिए वो तैयार हो गया था उसको फोरगो करने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, जो कि बिल्कुल नाजायज था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब बोर्ड ऑफ पीस बना तो उसको भी वायलेट किया इजराइल की जानिब से, और उससे पहले भी जो मुआहदा हुआ था उसको भी इजराइल ने वायलेट किया। तो इजराइल तो एक मेरे ख्याल में शैतान है जी। और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कि हम इजराइल के इस मामले को इस अंदाज में नहीं देखेंगे कि अमेरिका जहां उनको सपोर्ट करता नजर आता है आउट ऑफ द वे जाके, अगर अमेरिका उसको नहीं रोक सकता तो फिर तो अमेरिका अपना भी अमन खराब करेगा और पूरी दुनिया का भी करेगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि इस टाइम पे उनकी हालत पतली है और इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका किसी सूरत खित्ते तो में अब्दुल्ला फंस गुल साहब, जाए, अमेरिका कैसे ईरान के इसराइल साथ को जंग में रोक फंस सकता जाए। है? एप्सिन फाइल का भी मामला आ जाता है जो इस वक्त दबी हुई है और इसका जिक्र भी हो रहा है अमेरिका में। यही वजह है कि इसराइल पर जी हमला कर दिया गया था। देखिए, ये बात यही है कि एप्स्टीन फाइल का तो बिल्कुल वाज़ेह ज़िक्र है ना। एप्स्टीन फाइल जब भी होता है तो वो उनका दामाद डोनाल्ड ट्रंप को जाके जैरेड कुशनर से दिखा देता है कुछ तस्वीरें, कुछ ऐसी चीजें जो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर मजबूर हो जाते हैं, और वही एप्स्टीन फाइल भारत को भी ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और दीगर जगह के ऊपर दुनिया में कई ममालिक के लोग और कई इन्फ्लुएंशियल लोग उससे मेरे ख्याल में दबते हैं। हकीकत यह है कि इस अमेरिका का क्या बोले कोई आदमी, ऐसा सही। बद किरदार उनका जो प्रेसिडेंट है, इतना बद किरदार है बिल्कुल। कि अपने मुल्क की जो कमसिन बच्चियां हैं वो भी उसके हाथों महफूज नहीं रही। तो छोड़े ना, किस मुल्क की हम बात कर रहे बिल्कुल हैं, कौन बिल्कुल से ठीक है। दुनिया के कानून कायदे, कुछ भी नहीं रह गए दुनिया के। पाकिस्तान है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है, एक तारीख साज किरदार है, और मैं ये समझता हूँ कि जेडी के वेंस के आने से इस मज़ाकरात के अंदर मस्बत रवैये की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि जेडी वेंस के आने से मुज़ाकरात की
उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं और सीज़ फायर जो है वो मुकम्मल भी हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी मौजूद हैं, किस तरह की नाज़ेबा अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान ने तो सीज़ फायर करवा दिया है 2 ममालिक में, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल बन जाए अगर अमेरिका की जानिब से जारियत की जाती है या फिर इसराइल की जानिब से जारियत की जाती है। मुझे तो एक और भी चीज लगती है कि जेडी वांस का ससुराल जो है वो कोई गड़बड़ ना करे, और वो गड़बड़ कर सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो भारत का जो बिहेवियर है वो भी आप देख लीजिए। भारत जो ट्रंप की बात है उसका तो आप इतबार नहीं कर सकते। ट्रंप इज ए कैरेक्टरलेस मैन, और जो कुछ उसने मुल्क में किया है और जो कुछ आपने उसके पिछले दिनों में बयानात देखे हैं, तो वो तो अपना बयानात एक बयान देकर उसको याद नहीं होता कि उसने इससे पहले क्या कौन सा बयान दिया, तो वो ये बातें करता रहेगा। और जब तक उसको इसकी इम्पीचमेंट नहीं हो जाती, जो आई एम श्योर उसकी इम्पीचमेंट जो है वो होगी। 2 चीजें आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक उसकी इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट के 2 रीजंस हैं। एक, जिस तरह आपने देखा क्लिंटन के साथ हुआ था कि बुनियादी तौर पे उसको जो ट्राई किया गया था, उसको ये कहा गया था कि आपने झूठ क्यों बोला है। तो क्लिंटन अपना डोनाल्ड ट्रंप ने अदर देन द एप्स्टीन फाइल बहुत सारे झूठ बोल दिए हैं अमेरिकन पब्लिक से। तो एक तो उसके लिए इम्पीचमेंट उसकी नहीं रुकेगी। दूसरी बात ये कि नवंबर में जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा पूरे का पूरा अमेरिका का, क्योंकि रिपब्लिकन इस वक्त जो कुछ रिपब्लिकन भी हैं जो उसके खिलाफ है। अगर उसके खिलाफ एक मोशन आई थी कि इससे जो पार्स ले लो वॉर करने की, लेकिन वो चूंकि कुछ डेमोक्रेट्स क्रॉस ओवर कर गए तो वो पास नहीं हो सकी। बहरहाल इस वक्त जो इंटरनल प्रेशर ट्रंप के ऊपर है वो बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर है। यानी CNN का सर्वे कहता है कि 75% लोग जो है वो ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ है। और उसके साथ देख लीजिए वो प्रेशर सिर्फ उनके बॉर्डर्स के अंदर नहीं है। आप देखिए आज बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ट्रंप का साथी बनने से इनकार कर दिया है। जो आज मैक्रोन का फोन जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आया था। कतर का जहाँ पे अमरीकियों ने अड्डा बनाया था वो भी शेख जो है वो उनका भी फोन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आया था। और फिर जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने जो कुछ किया है वो भी आपके पता है। तो ये तमाम साहब 9/11 के वाकये में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान ने खासी हमदर्दी की थी अमेरिका के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरीके से ब्लास्ट हुए, खुदकश हमले हुए और पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी तबाह हो गई। कई ऐसे ममालिक थे, नेटो आ सकता था, चाइना आ सकता था, रूस की तरफ से जो है वो सीज़ फायर का एक पैगाम आ सकता था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ही आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, खुशाइंद है कि अमन की बात की, लेकिन फिर वही बात है कि जो 9/11 में हुआ कहीं वो दोबारा ना दोहराया जाए। असल में बात ये कि 9/11 का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है। 9/11 को जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो अमेरिकन CIA और मुसैद ने मिलकर किया था, उसके बाद उस 9/11 का वो ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग करने के बाद उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि वो दे विल पुट बूट्स ऑन ग्राउंड इन अफगानिस्तान। और उसके बाद आपने देखा जैसे ही वो हुआ उन्होंने पाकिस्तान से डिमांड किया, फिर उनके पाथ फाइंडर थे वो आके लैंड कर गए अफगानिस्तान। तो बूट्स ऑन ग्राउंड के बारे में तो उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान में भी बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकते हैं। उसका तो आपने हाल देख लिया ना, जब उन्होंने वो पायलट को तलाश करने का जो ड्रामा रचाया है, और बूट्स ऑन ग्राउंड तो गए थे। आपको पता है कि जहाँ पे वो पायलट था, जहाँ पे उसने बीकन दिया था और जिस जगह वो बैठा हुआ था वो जगह इस्फहान या नटाज जो इनकी अपना साइट है एटॉमिक की, जहाँ पे इन लोगों ने लैंड किया एक एयरफील्ड के ऊपर, या वो एक डिसयूज्ड एयरफील्ड था वहाँ। उसके बाद आप अंदाजा तो लगाइए, सोचिए तो सही कि 200 वो जो फौजी मरीन नेवी सील की एक टीम, ब्लैक एक हेलीकॉप्टर, उसके अलावा बाकी चीजें, मिसाइल C-130, क्या ये पायलट को तलाश करने के लिए जाते हैं? और जहाँ पायलट गिरा था उससे इस्फहान जो है वो बाई रोड जाएंगे तो 439 है, और बाई माउंटेन जाएंगे तो 234 किलोमीटर है। तो वहां से वो जाके वो एक ड्रामा था। उसके ऊपर जो इन्होंने ईरानियों ने IRGC ने जो उनके साथ किया है, तो आपको लॉसेस तो पता चल गए ना। और फिर अमेरिकन जनरल का एक ट्वीट आ गया, उसने कहा कि वहां पे जो लोग थे ईरानी, उनमें जिनके पास पत्थर थे उन्होंने हमें पत्थर मारे, जिनके पास स्टिक थी उन्होंने हमें स्टिक मारी। तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड जो है ना, यही था। ये जो चीजें हुई है, और उसके साथ साथ जो डबल वीटो हुआ है ना बहरीन की करारदाद को, बहरीन ने करारदाद पेश की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए आप फोर्स इस्तेमाल करें। उसको चाइना ने भी वीटो किया और उसको अपना रूस ने भी वीटो किया। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है वो किसी तरह भी ही इज नॉट इन प्रोएक्टिव, ही इज इन अ डिफेंसिव मोड। वो मैंने कहा ना, वो चाहता था कि कोई उसको इस चीज से मजे की बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान भी दे दिया इसी दौरान
कि इस वक्त हमारे अड्डे भी खलीजी ममालिक में हैं, फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं और ईरान की हदूद के सराउंडिंग्स में जो है वो घूम रहे हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो भरपूर हमला किया जाएगा। उसने ये भी तो कहा था कि मैं तहजीबें तबाह कर दूंगा। तहजीबें इस तरह तबाह हुई हैं। तहजीब ईरान की तहजीब 7,000 साल पुरानी है। अमेरिका तो 1429 में कोलंबस गया था, जब लाल 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 नीले पीले रंग लगा के फिर रहे होते थे। तो वो ये चीजें ट्रंप की, मैंने कहा ना, ट्रंप को कल सुबह याद भी नहीं रहेगा कि उसने आज रात को क्या बयान दिया था। अब जेडी वैंस आ रहे हैं। अब जो कुछ चीजें होंगी आज के बाद, वो चीजें कोर्ट होंगी जो कल इनफॉर्मल सेशन है, उसके बाद फॉर्मल सेशन है। तो उसके अंदर जो डिस्कशंस होंगी और जो भी होंगी, अब हम ये नहीं कहते कि जी सारी चीजें एक दफा मानी जाएंगी। ये मुज़ाकरात का पहला दौर है। इसके बाद मुझे लगता है 2 और दौर होंगे मुज़ाकरात के। वो कहाँ होंगे वो कल या परसों डिसाइड होगा, और उसके साथ कौन शामिल होगा। जैसे लेबनान ने अभी कहा है, अमेरिका कहता है लेबनान में, लेकिन इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर, उसकी स्टेटमेंट बड़ी खतरनाक, बड़ी अजीब सी है। उसने कहा हम लेबनान में हिजबुल्लाह को सिर्फ मतलब है वो आर्मलेस करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे, उनको निहत्ता करने के लिए मुज़ाकरात। हिजबुल्लाह तो उसमें राजी नहीं होगी, ईरान भी राजी नहीं होगा। सो एक वो भी मुज़ाकरात होंगे, एक ये भी अब इसमें कौन सी चीजें हैं ईरान के 10 पॉइंट से और अमेरिका के 3 या 4 या 5 पॉइंट से कौन सी चीजें मानी जाती हैं, या कौन सी चीजों के ऊपर रीडिस्कशन होती है, और वो 10 पॉइंट बारहा आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि उसके ऊपर क्या क्या चीजें होती है, कि किस तरह स्टेट ऑफ होमस का क्या होता है, फिर जो डेमरेजेस का क्या होता है। फिर ईरान ने ये तो बात तय है, ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम जो एनरिचमेंट है उसको 0% करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप हमें एनरिचमेंट का हक दें और उसको एक्नॉलेज करें। तो कम से कम इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो 60% तक तो एनरिचमेंट कर सकते हैं, चाहे 90%। फिर वो IAEA के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने जाके उनकी एनरिचमेंट को जो है वो विजिट भी किया था। उसके साथ साथ जो कहते हैं कि गारंटी दें, उसके बाद जितने एसेट जो है वो अनफ्रीज करने हैं, उसके बाद जो उनके ऊपर से सैंक्शंस हटानी है। तो ये तमाम चीजें हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि ये तमाम वर्केबल है, तो इनके ऊपर बातचीत होगी, और देखिए अब उसके ऊपर क्या मूड होता है, क्या चीजें होती है। जेडी वैंस सब आ रहे हैं, वो थोड़े मॉडरेट हैं एज कम्पेयर टू, उसने कहा था ट्रंप के अपना नेतन्याहू के बारे में, इसने बड़ी चीप हरकत की है अमेरिका को अटैक में इन्वॉल्व करने की। तो अब देखेंगे कि जब मुज़ाकरात का सेशन चलता है उसमें क्या डिसाइड होता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे अब्दुल्ला गुल साहब। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में बड़ी बैठक होने जा रही है। मुज़ाकरात का आगाज़ कल शाम से हो जाएगा और हफ्ते के रोज़ मुज़ाकरात की तमाम डिटेल्स जो हैं वो सामने आ जाएंगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।